वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर से बड़ी खबर है। यहां सैकड़ों साल पुरानी भोग परंपरा टूट गई। ऐसा हलवाइयों के समय पर नहीं पहुंच पाने की वजह से हुआ। सफला एकादशी पर बांके बिहारी महाराज को दोपहर का राजभोग भी समय पर नहीं मिल पाया। बांके बिहारी मंदिर की हाई पावर कमेटी के सदस्य दिनेश गोस्वामी ने बताया कि ठाकुर बांके बिहारी महाराज को समय पर भोग नहीं लग पाया। इसकी वजह कमेटी की ओर से मंदिर के लिए तय किए गए हलवाइयों का समय पर नहीं पहुंचना रहा। बताया जा रहा है कि इनकी सैलरी टाइम पर नहीं पहुंची थी और इस वजह से ही इन हलवाइयों ने भोग नहीं बनाया। मंदिर में ठाकुर जी को रोज 4 भोग लगाए जाते हैं। सुबह श्रृंगार के बाद वाला भोग, दोपहर में राजभोग, शाम को उत्थापन भोग और रात को शयन भोग लगाया जाता है। सोमवार सुबह बाल भोग बांके बिहारी जी तक समय पर नहीं पहुंचा। हंगामे के बाद पता चला कि कमेटी ने हलवाइयों का जो पिछला भुगतान है वो नहीं किया था और इसीलिए हलवाई काम पर नहीं आया। जिससे गर्मा गर्मी का माहौल वहां पर बना रहा। जो सेवायत हैं अब उनकी मांग ये है कि हलवाइयों को भुगतान फौरन किया जाए ताकि आगे चलकर ठाकुर जी की सेवा में किसी तरह की कोई रुकावट ना आ पाए। सुप्रीम कोर्ट ने इसी साल अगस्त में मंदिर प्रबंधन के लिए एक हाई पावर्ड कमेटी बनाई। इस कमेटी के गठन के बाद से ही इस कमेटी को लेकर विवाद लगातार होता रहा है। पहली बार नहीं, इससे पहले भी विवाद हुआ, लेकिन विवाद की वजह से कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि ठाकुर जी के भोग पर किसी तरह का कोई संकट आए। लेकिन आज ऐसा हो गया। हलवाई पहुंचे नहीं, तनख्वाह उनकी मिली नहीं थी, इसीलिए हलवाई नहीं पहुंचे, भोग नहीं बना और ठाकुर जी का जो सुबह के वक्त का जो बाल भोग होता है, दिन में 4 भोग अलग अलग वक्त पर लगाए जाते हैं, तो सुबह का जो बाल भोग है वो ठाकुर जी को समय से नहीं मिल पाया। हालांकि इस मामले में अब सेवायतों की शिकायत भी है। उनका भी कहना है कि जब से हाई पावर्ड कमेटी का गठन किया गया है, कुछ न कुछ अनियमितताएं चल रही हैं। भुगतान को लेकर पहले भी विवाद हुआ है, लेकिन वो विवाद इतना नहीं हुआ था कि उसका असर किसी तरह से ठाकुर जी के भोग पर पड़ता। खबर इंदौर से है, जहां पर बीजेपी विधायक राकेश शुक्ला उर्फ गोलू शुक्ला एक बार फिर से चर्चा में है। इस बार मामला खजराना गणेश मंदिर से जुड़ा है, जहां रोक के बावजूद विधायक शुक्ला के बेटे और बहू ने गर्भगृह में प्रवेश किया, एक दूसरे को माला पहनाई। कोरोना काल से ही यहां गर्भगृह में प्रवेश पूरी तरह से वर्जित रखा गया है। इसके बावजूद विधायक के बेटे अंजनेश मंदिर के गर्भगृह में पहुंचे और अपनी पत्नी को यहां वरमाला पहनाई। एक और वजह विवाद की यह है, दावा किया जा रहा है कि ये शादी इतनी खर्चीली थी, यानी कि विधायक के बेटे की जो शादी थी इतनी खर्चीली थी कि इसमें सिर्फ आतिशबाजी पर, यानी कि जो पटाखे वगैरह फोड़ते हैं शादियों में, सिर्फ उन पटाखे फोड़ने पर 70 लाख रुपए खर्च कर दिए गए। शादी बड़ी शाही हुई। शादी की जगह को एक खास धार्मिक थीम पर डिजाइन किया गया था, जिसमें पूरे परिसर में हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां लगाई गई थी। जानकारी के मुताबिक विधायक के बेटे अंजनेश और बहू सिमर की 11 दिसंबर को शादी हुई। शादी के बाद दोनों कपल इंदौर के प्रसिद्ध मंदिर गणेश खजराना मंदिर पहुंचे और ऐसी जगह जाकर एक दूसरे को फिर से उन्होंने वरमाला पहनाई, जहां पर किसी को भी जाने की इजाजत नहीं थी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी शादी के समारोह में शामिल हुए थे। उनके साथ कई वरिष्ठ बीजेपी नेता भी मौजूद थे। इससे पहले गोलू शुक्ला और उनके छोटे बेटे रुद्राक्ष शुक्ला पर उज्जैन के महाकाल मंदिर के गर्भगृह में भी जबरन प्रवेश का आरोप लग चुका है। उस वक्त भी काफी विवाद हुआ था। ये दोनों तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये दोनों तस्वीरें कुल मिलाकर एक ही परिवार से, एक ही कहानी से जुड़ी हुई हैं। पहली तस्वीर ये 11 दिसंबर की है, जब गोलू शुक्ला के बेटे अंजनेश और सिमर की शादी हुई थी और इसमें कई बड़े बड़े नेता इस शादी में मौजूद थे। बड़े भव्य तरीके से इस शादी में सजावट की गई थी। सिर्फ 70 लाख रुपए, जैसा कि सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि सिर्फ 70 लाख रुपए तो आतिशबाजी पर खर्च कर दिए गए थे। लेकिन विवाद असली शुरू हुआ दूसरी तस्वीर में, जिसमें आप देख रहे हैं। ये जो तस्वीर है ये इंदौर के प्रसिद्ध खजराना गणेश मंदिर के गर्भगृह की तस्वीर है। वहां पर अंदर जाने पर आम लोगों को मनाही है, लेकिन विधायक के बेटे अपनी पत्नी के साथ पहुंच गए और वहां पर एक दूसरे को वरमाला पहनाई। इसको लेकर विवाद हो रहा है कि जब आम आदमी के लिए इसको ओपन नहीं किया गया, जब आम इंसान वहां पर अंदर नहीं जा सकता, जो भी दर्शन करने आता है, तो फिर विधायक के बेटे को क्यों इजाजत दे दी गई अंदर जाने की। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पिछले 2 दशक से भी ज्यादा समय से सत्ता में बने हुए और पिछले महीने राज्य में हुए चुनाव में एक बार फिर से जीत हासिल कर उन्होंने रिकॉर्ड 10वीं बार मुख्यमंत्री का पद संभाला है। उनके लगातार सत्ता में बने रहने के पीछे राज्य की महिला वोटर्स का भरोसा मिलना बड़ी वजह इसको हमेशा से माना जाता रहा। उनकी अगुवाई में बिहार में महिलाओं के लिए कई साहसिक कदम उठाए गए, कई बड़े फैसले महिलाओं के लिए लिए गए।
लेकिन सीएम कई बार महिलाओं के साथ कुछ ऐसी हरकत कर जा रहे हैं पिछले कुछ वक्त से, जिससे उनकी छवि पर असर पड़ रहा है और विपक्ष को मौका मिल जाता है, विपक्ष अटैकिंग हो जाता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने व्यवहार को लेकर एक बार फिर से चर्चा में। ताजा मामला पटना का है, जहां मुख्यमंत्री सचिवालय संवाद में आयोजित कार्यक्रम के दौरान कल यानी कि सोमवार को नवनियुक्त डॉक्टरों को नियुक्ति पत्र मुख्यमंत्री दे रहे थे। इस दौरान एक महिला डॉक्टर को प्रमाण पत्र देते समय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिला के चेहरे से हिजाब हटा दिया। महिला मुस्लिम थी, हिजाब लगाकर पहुंची थी, नीतीश कुमार ने हिजाब हटा दिया। इस घटना से जुड़ा उनका वीडियो जो आप देख भी पा रहे हैं स्क्रीन पर, ये सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से वायरल हो गया। इस दौरान 1000 से ज्यादा डॉक्टर्स को नियुक्ति पत्र बांटे गए थे, लेकिन चर्चा उसकी नहीं हुई। चर्चा उस हरकत की हुई जो नीतीश कुमार ने इस दौरान इस महिला डॉक्टर से की, जिस पर विपक्ष जबरदस्त तरीके से नीतीश कुमार पर हमला। बिहार की राजनीति में एक बार फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विवादों के घेरे में हैं। इस बार मामला किसी बयान का नहीं, बल्कि एक सरकारी कार्यक्रम के दौरान हुए व्यवहार का है। पटना में मुख्यमंत्री सचिवालय संवाद, वो मंच जहां नए आयुष डॉक्टर्स को अपॉइंटमेंट लेटर सौंपे जा रहे थे। कार्यक्रम के दौरान जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक महिला डॉक्टर को नियुक्ति पत्र दे रहे थे, तभी उन्होंने उस महिला डॉक्टर का हिजाब हटाया। ये पूरा दृश्य कैमरे में कैद हो गया और अब यही वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रहा है। हिजाब हटाने पर फंसे सीएम नीतीश, एक सरकारी समारोह में हुआ विवाद। कार्यक्रम में नवनियुक्त महिला चिकित्सक मंच पर पहुंची। नवनियुक्त महिला चिकित्सक नुसरत परवीन हिजाब पहने हुए थी। सीएम नीतीश कुमार उनके हिजाब की ओर इशारा करते हैं। सीएम नीतीश ने नाराज होते हुए कहा, यह क्या है? सीएम नीतीश महिला डॉक्टर के चेहरे से हिजाब हटा देते हैं। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी रोकने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग इस दौरान हंसते हुए भी दिखाई देते हैं। हिजाब हटने से महिला डॉक्टर घबरा गई। एक अधिकारी ने तुरंत उन्हें एक तरफ कर दिया। वीडियो वायरल होते ही प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई है। कुछ लोग इसे मुख्यमंत्री की असावधानी बता रहे हैं, तो वहीं कई लोग इसे महिला की व्यक्तिगत और धार्मिक स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ मामला बता रहे हैं। वहीं अब इस वीडियो को लेकर सियासत भी गर्मा गई है। विपक्ष ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर संविधान और व्यक्तिगत आजादी के सम्मान का सवाल खड़ा कर दिया है। विपक्षी दलों का कहना है कि ये सिर्फ एक छोटी सी घटना नहीं, बल्कि ये महिला सम्मान और धार्मिक स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ गंभीर मुद्दा है। ये अत्यंत ही चिंता की बात है और निंदनीय है। कल जिस तरह से सार्वजनिक मंचों से जो नियुक्ति पत्र बांटने का कार्यक्रम था, उसमें आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने एक मुस्लिम महिला के चेहरे से हिजाब हटाने का प्रयास किया। ये बता रहा है कि आदरणीय नीतीश कुमार जी की क्या स्थिति है, किस तरह से बीजेपी आरएसएस के दबाव में है। और बीजेपी तो चाहती ही है कि उनको कुर्सी से हटाकर मुख्यमंत्री की कुर्सी हड़पा जाए। एक और महिला सम्मान की बात करते हैं, दूसरी ओर सार्वजनिक मंचों से ही मुस्लिम महिला का अपमान करते हैं। इस तरह के कई वीडियो सामने आए हैं पहले भी। इससे पता चलता है कि आदरणीय नीतीश कुमार जी किस स्थिति में हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक डॉक्टर महिला के जो नकाब पहनी थी, उसका अपने हाथ से नकाब खींचने का काम कर रहे हैं। इससे स्पष्ट हो गया है कि बिहार के मुख्यमंत्री का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। इस घटना के बाद उन्हें एक दिन भी मुख्यमंत्री पद पर रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं रहे। कहीं से भी उचित नहीं है और ऐसा प्रतीत होता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी कहीं न कहीं मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है। इसके पूर्व भी एक दो घटनाएं उनकी हुई है और इसलिए मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ऐसे पहले भी उन्हें यूज किया है, आज भी उन्हें यूज कर रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ एक सार्वजनिक जीवन में कोई व्यक्ति हो और किसी के एक आस्था जिसे कर ले, एक परंपरा कर ले और कि महिला है। ये बहुत ही शर्मनाक है कि जिस तरीके से एक महिला को अपमानित करने का काम किया गया। एक अडल्ट महिला है, वो वहां पर आई हैं, पेश हुई हैं, वो क्या कपड़े पहने, क्या पहनावा हो, वो मुख्यमंत्री नहीं डिसाइड कर सकते। ना कोई माता, ना कोई पिता, ना कोई डिसीजन ऐसे ले सकता है कि पब्लिकली उनको ह्यूमिलिएट करें। ये कुछ नहीं है पर हरासमेंट है।
और उसका कोई भी बचाव नहीं किया जा सकता है, उनको इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। आप मुख्यमंत्री हैं, आपके पास जिम्मेदारी है, महिलाओं का सम्मान करना आपकी जिम्मेदारी बनती है। व्हाट शी इज वेयरिंग, हाउ शी इज वेयरिंग इज नन ऑफ योर कंसर्न। आप वो आई थी उस मंच पर, आपसे आप जो स्कीम का उनको फायदा दे रहे थे वो लेने, पर उस तरीके से उनकी बेइज्जती करना, अपमानित करना, ये कहीं भी सही नहीं है और मुख्यमंत्री को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। बिहार के सीएम नीतीश कुमार साहब एक मुस्लिम खातून का नकाब खींचते हुए नजर आ रहे हैं। यकीनी तौर पर इसके पीछे उनका क्या लॉजिक है और वो क्या सफाई और बयान दे रहे हैं, इससे हटकर इसकी जितनी निंदा की जाए, मजम्मत की जाए, वो कम है। इसलिए कि हिजाब न सिर्फ हमारा फंडामेंटल राइट है, मुस्लिम महिलाओं और ख़वातीन का फंडामेंटल राइट के साथ साथ ही हमारा मजहबी हक भी है। और किसी खातून के हिजाब को खींचने का और उसको उतारने का इख्तियार हिंदुस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन ने न किसी अदना इंसान को दिया है और न आला को दिया है। इसलिए जो भी घटना हुई है एक शर्मनाक घटना है। मैं ये कहूँगा कि इसमें कहीं ना कहीं हमारी कौम की बुज़दिली दिखाई दे रही है कि हमारी बहनों के हिजाब खींचे जा रहे हैं, हमें नमाजों में लातें मारी जा रही है, मस्जिदें तोड़ी जा रही है, लेकिन फिर भी हम चुपचाप बैठे हैं और इस तरह बैठे ही रहेंगे। मैंने बहुत आवाज उठाई, बहुत लड़ाई लड़ी, मैं जेल जाता हूँ, कोई मुसलमान जेल के बाहर आके खड़ा नहीं होता, ना कोर्ट की तारीख पे आता है, ना लड़ाई के लिए तैयार है, ना अल्लाह के नाम पे मरने को तैयार है। नेताओं ने सवाल उठाया कि क्या एक मुख्यमंत्री को इस तरह का व्यवहार शोभा देता है और क्या सार्वजनिक मंच पर किसी महिला के पहनावे में दखल देना उचित है। वहीं सत्ताधारी दल की ओर से सफाई भी सामने आई है। पार्टी नेताओं का कहना है कि मुख्यमंत्री का ऐसा कोई इरादा नहीं था, ये पूरी घटना अनजाने में हुई और इसे तूल देना गलत है। उनका कहना है कि नीतीश कुमार का सार्वजनिक जीवन सम्मान और मर्यादा से भरा रहा है और इस घटना को राजनीतिक रंग दिया जा रहा है। देखा नहीं है, मैं नेपाल में नेपाल से यहाँ आया हूँ, एयरपोर्ट से सीधे यही है। कितना सही है कि मंच पर एक मुस्लिम महिला का अरे हमने देखा ही नहीं तो मैं क्या बोलूँगा। और ये पहली बार नहीं है जब नीतीश सुर्खियों में आए हैं, पहले भी कई विवादों में चर्चाओं में रहे हैं। कब कब नीतीश बने सुर्खियों का कारण, महिला शिक्षा, जनसंख्या पर बयान, पति के कृत्यों के कारण बच्चे ज्यादा जन्म लेते हैं। एक शिक्षित महिला जानती है उसे कैसे रोकना है। महिला के कंधे पर हाथ रखने की कोशिश, एक महिला पुरस्कार विजेता का हाथ पकड़कर खींचा, बाद में नीतीश ने महिला के कंधे पर हाथ भी रखा। चुनाव प्रचार के दौरान पहना दी माला, चुनाव प्रचार में रमा निषाद को माला पहनाई। महिला डॉक्टर के चेहरे से हिजाब हटाया। सीएम नीतीश ने नाराज होते हुए कहा, ये क्या है। हिजाब हटने से महिला डॉक्टर घबरा गई, लेकिन सवाल अब भी कायम है, क्या ये मामला सिर्फ एक पल की चूक का है या फिर सार्वजनिक जीवन में बैठे लोगों को निजी सीमाओं को लेकर और सतर्क रहने की जरूरत है। ये वीडियो भले ही कुछ सेकंड का हो, लेकिन इसने बिहार की राजनीति में एक नई बहस छेड़ दी है। फिलहाल मुख्यमंत्री की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन वायरल वीडियो ने यह जरूर साफ कर दिया कि आज के दौर में सत्ता में बैठे हर व्यक्ति का हर कदम कैमरे और जनता की नजरों में है। अब देखना यह होगा कि क्या इस मामले पर मुख्यमंत्री खुद सामने आकर सफाई देते हैं या फिर यह विवाद सियासी बयानबाजी तक ही सीमित रह जाता है। स्वाति सक्सेना, न्यूज इंडिया। संभल के चंदौसी में 2 मासूम बच्चियों का एक वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें बच्चियां अपने घर की छत के ऊपर से गुजर रही 11,000 वोल्ट की हाई टेंशन लाइन को हटाने की गुहार लगा रही है। बच्चियों का कहना है कि इस खतरनाक लाइन की वजह से वो अपने घर का ऊपर कंस्ट्रक्शन उनके घर वाले नहीं कर पा रहे हैं, इसको 2 मंजिला नहीं बना पा रहे हैं। इस वीडियो में बच्चियां ये भी कहती हैं कि करीब 15 साल हो गए हैं और ये हाई टेंशन लाइन इनएक्टिव है, ये काम नहीं कर रही है, लेकिन इसके बावजूद तार उनकी घर की छत से गुजर रहा है। तो ऐसे में उन्होंने जिलाधिकारी से डीएम से हाथ जोड़कर गुहार लगाई है, एक मासूम इल्तिजा की है कि इस हाई टेंशन लाइन को उनके घर की छत से हटवा दिया जाए। सुनिए आप भी इन मासूम बच्चों की मासूम गुहार। हेलो डीएम सर संभल, हमारे ये तार हटवा दो, इसकी वजह से हमें बहुत परेशानी होती है। इसकी वजह से ही हम अपना घर ऊपर नहीं बना पा रहे हैं। ये लाइन
पिछले 15 सालों से बंद है। गुलडेरा रोड सरकारी ट्यूबवेल के पास चंदोसी में मेरा घर है। प्लीज डीएम डॉक्टर राजेंद्र पेशिया जी हमारा ये तार हटवाने की कृपा करें। हेलो डीएम सर संभल, हमारे ये तार हटवा दो, इसकी वजह से हमें बहुत परेशानी होती है। इसकी वजह से ही हम तो मासूम गुहार है बच्चियों की, सोशल मीडिया पर वायरल थी। हमने सोचा कि हम एक जिम्मेदार न्यूज़ चैनल होने के ज़रिए इन मासूम बच्चियों की गुहार को संभल के डीएम तक पहुंचाएं, ताकि इन बच्चियों की जो परेशानी है उसको देखने समझने के बाद इन बच्चियों की परेशानी का हल मिल पाए। अगली खबर, मनरेगा की जगह विकसित भारत जी राम जी बिल पेश होने पर संसद में घमासान छिड़ गया। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लोकसभा में विकसित भारत जी राम जी बिल पेश किया, जिस पर लोकसभा में हंगामा होने लगा। विपक्ष इस बिल का विरोध करने लगा, जिसके बाद लोकसभा की कार्यवाही को स्थगित कर देना पड़ा। इसके बाद संसद परिसर में विपक्ष ने विरोध के सुर बुलंद कर दिए। हाथों में महात्मा गांधी की तस्वीरें लिए बिल का विरोध करने लगे। विपक्ष ने आरोप लगाया कि सरकार मनरेगा को पूरी तरह से खत्म करने की तैयारी कर रही है, गरीब मजदूरों को धोखा दे रही है, स्कीम से महात्मा गांधी का नाम हटाकर बापू का अपमान किया जा रहा है, जिस पर सत्ता पक्ष की तरफ से भी पलटवार करने में देरी नहीं हुई। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दो टूक कहा कि महात्मा गांधी हमारे दिलों में बसते हैं, हमने मनरेगा को मजबूत किया है। विकसित भारत जी राम जी बिल भी गांधी जी की भावनाओं के अनुरूप ही है। हम अब 100 दिन की बजाय इस नए बिल में 125 दिनों की रोजगार गारंटी दे रहे हैं। हालांकि अब सवाल है कि नए बिल के जरिए 125 दिन का काम मिल रहा है तो फिर इस पर संग्राम क्यों छिड़ा है? विपक्ष क्यों सरकार की मंशा पर सवाल खड़े कर रहा है? और सवाल यह भी है कि नए बिल को लेकर विपक्ष के आरोपों में कितना दम है। हाथों में महात्मा गांधी के पोस्टर, विपक्ष के तीखे तेवर और संसद परिसर में सियासी दबाव। महात्मा गांधी की तस्वीरें हाथ में लेकर कांग्रेस, समाजवादी पार्टी समेत कई विपक्षी दलों के सांसदों ने सरकार के खिलाफ विरोध के सुर तब बुलंद किए जब लोकसभा में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन बिल पेश किया। भारत जी राम जी 2025 को सभा में पूरा स्थापित करने की अनुमति दी जाए। जी राम जी। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लोकसभा में जैसे ही बिल पेश किया, सदन में जबरदस्त हंगामा होने लगा। 2025 को विपक्ष ने आरोप लगाया कि मनरेगा का नाम बदलकर सरकार महात्मा गांधी का अपमान कर रही है, मनरेगा को पूरी तरह से खत्म करने की तैयारी है, सरकार गरीबों के हाथों से रोजगार छीन रही है, सरकार गरीबों के अधिकार छीन रही है। सर, इस विधेयक के जो प्रबंधन है, जिससे रोजगार का जो अधिकार है, कानूनी अधिकार है, वो कमजोर हो रहा है, वो हमारे संविधान के विपरीत है। सर ये हमारे इसी सदन ने ये कानून बनाया और इसी सदन ने ये अधिकार जनता को दिया है। ओके। सर एक और है सर, महात्मा गांधी मनरेगा में 90% अनुदान केंद्र से आता था। इस विधेयक द्वारा ज्यादातर प्रदेशों में अब 60% आएगा। मनरेगा की जगह वीबी जी राम जी बिल लाने पर विपक्ष ने सरकार के खिलाफ सीधा मोर्चा खोल दिया। प्रियंका गांधी ने सरकार पर जबरदस्त प्रहार किया, महात्मा गांधी के अपमान और गरीबों से रोजगार का अधिकार छीनने का आरोप लगाया। लेकिन विपक्ष के विरोध के बीच अब ये भी समझ लीजिए कि मनरेगा को रिप्लेस करने के लिए जो वीबी जी राम जी बिल लाया गया है उसमें खास क्या है। विधेयक के मुताबिक रोजगार की गारंटी 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन होगी। पहले खर्चा केंद्र उठाता था, अब राज्यों को 10 से 40% तक पैसा देना होगा। बिल में खेती वाले सीजन में रोजगार गारंटी को 60 दिनों के लिए अस्थायी तौर पर रोक दिए जाने का प्रावधान है। सरकार का दावा है कि विकसित भारत जी राम जी बिल लाने का मकसद ग्रामीण इलाकों में परिवारों की आजीविका सुरक्षा को बढ़ाना है। सरकार ने दावा किया है कि ये बिल विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को हासिल करने के लिए एक आधुनिक कानूनी ढांचा स्थापित करेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, तकलीफ क्या है? 100 दिन की गारंटी के बजाय हम 125 दिन की गारंटी दे रहे हैं। 125 दिन की गारंटी देने का काम कर रहे हैं।
और केवल ये गारंटी कोरी नहीं है माननीय अध्यक्ष महोदय, उसके लिए 1,51,282 करोड़ से ज्यादा रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारा संकल्प है गरीब का कल्याण। लोकसभा में विपक्ष की जबरदस्त विरोध और नारेबाजी के बीच कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत जी राम जी बिल की खासियत बताई। इस बिल को राम राज्य से जोड़ा, लेकिन बिल से महात्मा गांधी का नाम हटा तो कांग्रेस भड़क उठी। सरकार की मंशा को सवालों के कटघरे में खड़ा करने लगी। पूरी योजना को खत्म करना चाहते हैं। सच्चाई ये है, नाम बदलने का बहाना है। सच्चाई ये है कि ये पूरी योजना खत्म करना चाहते हैं। जो अधिकार दिया था, कानूनी अधिकार रोजगार का, उसको खत्म करना चाहते हैं। और ये गरीब से गरीब जनता के लिए योजना है। कहीं भी आप जाएंगे तो सबसे गरीब मजदूर मनरेगा का मजदूर है, और उसकी कोई इन्होंने बिल्कुल इसके बारे में ये सोचना नहीं चाह रहे हैं। इनको सनक है, नाम बदलने हैं, और नाम बदलने के लिए बहुत पैसे लगते हैं, बहुत पूंजी जाती है। ऐसे नहीं है कि नाम बदल दिया, सब विभागों के नाम बदलेंगे, सब जितने भी ऑफिस हैं, जितने भी। और क्यों? इसलिए महात्मा गांधी जी राष्ट्रपिता है। प्रियंका जी किस लिए? प्रियंका गांधी के साथ ही समाजवादी पार्टी के मुखिया और सांसद अखिलेश यादव ने भी संसद परिसर में महात्मा गांधी की तस्वीर लेकर बिल का विरोध किया। अखिलेश यादव ने दो टूक कहा कि नाम बदलने से कोई बहुत बड़ा काम नहीं होने वाला। राजनीति और स्कीम इसलिए होनी चाहिए जिससे जनता को लाभ पहुंचे। मनरेगा से बहुत से लोग मजदूरों को काम मिलता था। आज की महंगाई में मानदेय कैसे बढ़े, और इस स्कीम से किसान को कैसे जोड़ा जाए जिससे किसान को भी लाभ पहुंचे। स्कीम तब अच्छी होती जिससे किसान भी जुड़ जाता। आखिर किसान को भी हाथ चाहिए होते काम अपना पूरा करने के लिए, और फिर आप पूरा भार स्टेट गवर्नमेंट पे डाल दोगे, स्टेट सेंटर पे डालेगी। अभी बहुत सारी स्टेट्स को पैसा ही नहीं मिला है मनरेगा का। तो नाम बदलने से कोई बहुत बड़ा काम नहीं होने वाला है। दिल्ली की सरकार अब यूपी की सरकार की नकल कर रही है। सबसे ज्यादा नाम बदलने का रिकॉर्ड अगर किसी ने बनाया है तो यूपी की सरकार ने। मुझे लगता है अभी तक तो दिल्ली से यूपी वाले सीखते थे, अब यूपी वाले दिल्ली वालों को सिखा रहे हैं। मनरेगा का नाम बदलकर विकसित भारत जी राम जी बिल लाने पर महासंग्राम छिड़ा है। महात्मा गांधी के अपमान के आरोपों पर सियासी बवंडर उठा है। लेकिन सवाल है कि नए बिल से 125 दिन का काम मिल रहा है, तो फिर ये घमासान क्यों? मनरेगा के नाम बदलने पर संग्राम क्यों? और सवाल ये भी है कि बिल को लेकर सरकार पर विपक्ष के आरोपों में कितना दम है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। मेक्सिको में आज एक बड़ा विमान हादसा हुआ। एक प्राइवेट जेट क्रैश हो गया और इस हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई। टोलुका एयरपोर्ट के पास हुए विमान हादसे का दिल दहला देने वाला वीडियो भी सामने आ गया। इस वीडियो को आप साफ तौर पर देखेंगे, जिसमें एक छोटा विमान बेहद तेज गति से नीचे की ओर गिरता है और कुछ ही पलों में ये जमींदोज हो जाता है जबरदस्त धमाके के साथ। विमान के क्रैश होते ही घटनास्थल से काले धुएं का गुबार उठने लगा। बचाव दल फौरन मौके पर पहुंचा, राहत और बचाव काम शुरू किया गया, लेकिन इस तरह के हादसों में किसी का बच पाना बड़ा मुश्किल होता है। जानकारी के मुताबिक जो 8 लोग थे, वो 8 लोग इस हादसे में अपनी जान गंवा चुके हैं। स्टारलिंक, स्पेसएक्स और टेस्ला के मालिक एलन मस्क इतिहास के पहले ऐसे शख्स बन गए हैं जिनकी कुल संपत्ति $600 बिलियन यानी कि 54.49 लाख करोड़ रुपए पहुंच गई है। जानकारी के मुताबिक 15 दिसंबर की दोपहर तक उनकी नेटवर्क करीब $677 बिलियन यानी कि 61.47 लाख करोड़ रुपए हो गई। पूरी दुनिया में अब तक इतिहास में आज तक कोई भी इतना अमीर नहीं हुआ है। ये उछाल मुख्य रूप से उनकी स्पेस कंपनी स्पेसएक्स की वजह से आई है। स्पेसएक्स की वैल्यूएशन हाल ही में $800 अरब तक पहुंच गई है। मस्क के पास स्पेसएक्स में करीब 42% की हिस्सेदारी है, जिससे सिर्फ इस वैल्यूएशन बढ़ोतरी से उनकी संपत्ति में $168 अरब का इजाफा हुआ। अक्टूबर में ही वो $500 अरब का आंकड़ा पार करने वाले पहले शख्स बने थे। अब ये नया रिकॉर्ड उनके लिए एक और बड़ी उपलब्धि है। इसके अलावा मस्क की इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला ने भी उनकी संपत्ति बढ़ाने में मदद की। टेस्ला के शेयर इस साल अब तक 13% ऊपर हैं, भले ही कंपनी की बिक्री में कुछ गिरावट जरूर आई है। मस्क की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी XAI भी चर्चा में।
और 16 आने सच में आज के लिए फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ। मुझे इस वक्त इजाजत दीजिए। नमस्कार।